नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। इन 4 बड़ी खबरों के हर पक्ष हर पहलू को आपको समझाएंगे। 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो पहली बड़ी खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है और राजनीतिक सरगर्मियां क्या चल रही हैं, क्या कुछ इस मामले में उछाल आया है वो हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर की अगर बात करें तो दूसरी खबर राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। तीसरी बड़ी खबर है कांग्रेस को लेकर, जहां कांग्रेस की कमाई पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस गया है। और चौथी बड़ी खबर जिसकी बात की जाएगी वो है अरविंद केजरीवाल। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी जगह सुनीता केजरीवाल लेंगी। इस चीज को लेकर हम बात करेंगे और इन 4 खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर को लेकर। कहते हैं ना कि एक दिन वक्त जरूर बदलता है। ये वक्त ही है कि किसी को अर्श तो किसी को फर्श पर लापटकता है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना निर्णय बदल लेती थीं, आज उसी मुख्तार का बांदा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है जो अब पूरा हो चुका है और इसके बाद मुख्तार के शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद मुख्तार को काली बाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। इधर मुख्तार की मौत के बाद राजनीति भी अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विपक्षी दल मुख्तार की मौत को साजिश बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुल मोहम्मद, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में गाजीपुर के लिए शव रवाना होगा मुख्तार अंसारी का? मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार यहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर पहुंचे हैं जो उससे करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि हम कॉलेज फ्रेंड हैं और उमर के, और हमको जैसे जानकारी मिली तो हमारी मस्जिद में मुलाकात हुई है और हमने उमर से मिलने के लिए यहाँ पर आए और हमने उनसे बात की और यहाँ से गाजीपुर के लिए हम लोग जाएंगे। अगर प्रशासन ने हमको अनुमति दी तो हम लोग गाजीपुर तक जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं से वापस हो जाएंगे। ऐसी बात जानकारी दी उनके दोस्त ने। वही बात की जाए कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की और यहाँ के आला अधिकारियों की तो सभी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ से कुछ ही मिनट बाद यहाँ से मुख्तार का पार्थिव शरीर लेकर उसका बेटा उमर अंसारी और बाहरी पुलिस सुरक्षा बल में लेके जाया जाएगा। बिल्कुल, तमाम सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और ये काफी लंबा सफर है, लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर है जिसे तय करना है। प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है, कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? इस तरीके से बात की जाए तो प्रशासन ने अपने हद तक तैयारियां की है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर वहीं पर बात की जाए सफर की तो सफर 8 से 9 घंटे का है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि मुख्तार का पार्थिव शरीर आज तो रात में पहुंचेगा तो उसका अंतिम संस्कार जो है उसका पार्थिव शरीर को कल ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसी बात सामने आ रही है। वहीं पर अब तक उनके बात की जाए तो उनकी बहू निकत अंसारी भी यहाँ पर आई हुई है और उनके बेटे उमर अंसारी यहाँ पर हैं और लगातार इस तरीके से पूरे पैनल, डॉक्टर पैनल के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई है। अब कुछ ही देर बाद यहाँ से मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को लेकर रवाना हो जाएंगे गाजीपुर के लिए। चलिए, शुक्रिया गुल मोहम्मद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात करेंगे राजूपाल हत्याकांड की। दरअसल बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 को 4 साल की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजूपाल हत्याकांड में नामजद थे। अब जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजूपाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी पंकज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, राजू पाल हत्याकांड मामले में लंबे समय से इंसाफ की दरकार थी, किस तरह के अब रिएक्शंस मिल रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है 7 दोषी ठहराए जाने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद? जी देखिए, इस पूरे मामले में अगर जो देखा जाए तो जो एक कहा जाए कि जो माफियाओं का जो राज पूर्वांचल में चलता था, और उस जमाने में राजू पाल जो बसपा के विधायक थे उनकी हत्या गोलियों से भून करके प्रयागराज में कर दी गई थी। और ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कोर्ट का मामला था चूंकि, और इसमें जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, आपने देखा होगा उनकी भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ जो था यूपी में बढ़ रहा था, और उसको रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से राजधानी लखनऊ में विधानसभा में यह बयान दिया गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद माफियाओं की धरपकड़ शुरू की गई। आतिक अहमद और उसके भाई जो थे अशरफ, इनको भी पकड़ा गया। और उसके बाद इस मामले में उनकी पेशी भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गए, और तमाम तरह की जो मुकदमे थे वो भी इनके ऊपर वो भी चल रहे थे। लेकिन इस दौरान उनकी भी हत्या हो गई, और उमेश पाल के मर्डर केस में इस मामले को और तूल दे दिया था, क्योंकि माना जा रहा था कि इसमें आतिक अहमद और अशरफ की मिली भगत से ही जो एक लौता मुख्य गवाह था उसकी भी हत्या इसमें करा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला और पेचीदा होता गया, और कहीं ना कहीं इसमें जो 2 आरोपी थे, जो आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ, इनकी भी हत्या हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी अन्य आरोपी थे वो अभी मामला चल रहा था सीबीआई कोर्ट में। आज सीबीआई कोर्ट की तरफ से उन आरोपियों को भी जो है कि दोषी करार दिया गया है। कुछ ही देर में उनको फैसला सुनाया जाएगा, सजा सुना दी जाएगी। तो ये जो 7 आरोपी जो जिंदा बचे हुए, इसमें आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कबीर, गुल हसन, इसरार, रंजीत पाल, ये जो है कि बचे हुए अभी जीवित जो कि आरोपी हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन अपराधियों को सीबीआई कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है, और इनके लिए क्या कुछ सीबीआई कोर्ट सजा दे रही है ये थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो ये केस था, ये जुस्सी थी, वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति के दौर पे अपने अंतिम चैप्टर पे पहुंच चुकी है, और सजा के ऐलान के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो एक देखा जाए तो पूर्वांचल में माफियाओं का जो राज चलता था, जो अतीक की जो सूची बोलती थी, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कहीं ना कहीं वो समाप्त हुई। लेकिन कहीं ना कहीं राजू पाल के परिवार को भी अभी न्याय की तलाश थी। जो बचे हुए आरोपी हैं उनको सजा कब तक सुनाई जाएगी, और वो दिन आज देखने को मिला है सीबीआई कोर्ट में। 7 दोषियों को जो है कि उनको दोषी करार दिया गया है, आरोपियों को, और उनकी सजा भी मुकर्रर कर दिया। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा कि इनको क्या कुछ सजा सुनाई जा रही है सीबीआई कोर्ट के द्वारा। 19 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है पंकज, 19 साल के बाद ये फैसला आया है। इस बीच में उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई, उमेश पाल के साथ ही उनके 2 गनर्स की भी हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी उस पूरे घटनाक्रम में जो 24 फरवरी को सामने आया था। कोई रिएक्शन क्या उमेश पाल के परिवार की तरफ से या राजू पाल के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, किसी से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, राजू पाल के परिवार और उमेश पाल के परिवार, दोनों लोगों के परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि देर से ही सही लेकिन कम से कम न्याय तो मिला, क्योंकि देखा जा रहा था कि ये मामला धीरे धीरे और लंबा खिंच रहा था। और जैसा कि आपने बताया कि सीधे 19 साल का वक्त लगा इसको, इस मामले में दोषियों को सजा देने में। तो कहीं ना कहीं मामला तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उमेश पाल जो अंतिम गवाह थे, उनकी हत्या के बाद जिस हिसाब से एक्शन मोड में योगी सरकार आई और विपक्ष ने जो हमला किया था कि प्रयागराज जैसे शहर में इस तरह के बमबारी होना, और इस तरह के जो है कि लोगों की हत्या कर देना, और साथ ही साथ जिसमें गनर के रूप में यूपी पुलिस के जवान है उनकी भी बेरहमी से हत्या कर देना, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन इसके बाद जैसे सरकार ने चेतावनी दी और जैसे एक्शन मोड में आई, कहीं ना कहीं माफियाओं का एक एक करके जो है कि कब्र खुदने लगा। आज आपने देखा होगा कि जो है कि आतिक अहमद जो है कि और उसके भाई अशरफ, ये दोनों जो है कि मारे गए। और उसके बाद भी जो तमाम माफिया थे वो कहीं ना कहीं आज तलाकों के पीछे है। और देखा जाए तो वो भी माफिया एक एक करके धीरे धीरे जो है कि पुलिस की गिरफ्त में और उनके शिकंजे में तमाम तरह की सजाएं भी और उनको सुनाई जा रही थी। जो एक पहले धीरे धीरे चलने वाले प्रोसेस की प्रक्रिया थी, उसमें कहीं ना कहीं अब तेजी देखने को मिली है। और जो एक पुराना एक क्राइम का ग्राफ था, जो कहीं ना कहीं जेल से बैठ कर भी माफिया अपने नेटवर्क को चलाते थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज सीबीआई कोर्ट ने जो 7 आरोपियों को जो दोषी करार दिया, बिल्कुल जैसे कि कहा जाता है, आज एक बार फिर देखने को मिला है कि कानून
के मामले में देरी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज उस जानकारी के लिए। अगली खबर की बात करते हुए बात कांग्रेस की करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं एक दिन पहले 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी। अब कांग्रेस के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनावों की राह बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर बार बार फंड्स को लेकर कांग्रेस घिरेगी तो चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, बेशक। देखिए नितिशा, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार चाहे ईडी के नोटिस हो या आईटी के नोटिस हो, लगातार कांग्रेस को मिलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि इसके पहले भी आईटी नोटिस जारी किया था 198 करोड़ के टैक्स को लेकर, और उसके बाद आज एक नोटिस जिसका जिक्र अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो इसका जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि 1700 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो टैक्स भरने की कहा गया है। और ये असेसमेंट ईयर की बात करें 2017-18 और 19-20 असेसमेंट ईयर है, उसमें इस दौरान जो टैक्सेस है वो पे करने की बात की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस तरफ से अजय माकन और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खुद क्यों नहीं इन तमाम टैक्सों को लेकर जांच करती, क्योंकि उनका असेसमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर हमको 1700 करोड़ से ज़्यादा टैक्स भरना है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 4500 करोड़ से ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मापदंड आईटी का सिर्फ एक तरफा क्यों है? वो मुख्य विपक्षी पार्टी उसको समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। और दूसरी तरफ लगातार जो आप कह रही हैं कि जिस तरह से चंदा को लेकर जूझ रही है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं लगातार समस्या बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास माना जा रहा है कि जो फंड है वो लगभग समाप्त हो चुका है। और ऐसे में तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, उसको चुनाव लड़वाना है, उसमें पैसे खर्च होने हैं, वो पैसे नहीं है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आईटी का जो अभी नया जो नोटिस आया उसका जवाब अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को देना पड़ेगा। और कल ही बड़ा धक्का लगा था हाई कोर्ट से, जो उम्मीद लेके कांग्रेस पहुंची थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और पहले अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद नोटिस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात पूरे इंडिया गठबंधन की ही कर ले तो आम आदमी पार्टी एक अलग मुश्किल में नजर आती है। कहीं पर इंडिया गठबंधन में फूट नजर आती है। इंडिया गठबंधन संकट में है या फिर सिर्फ कांग्रेस संकट में है, समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है अब। बिल्कुल, बेशक ये आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। नितिशा, आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर विपक्ष मुखर हुआ है, और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी अननेसेसरी तमाम विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रही है। अगर सिलसिलेवार अगर देखेंगे आप तो जिस तरह से झारखंड में जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री रहे उस समय के उनको टारगेट किया गया, उनको जेल भेजा गया, सोरेन को। उसके अलावा अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, कई नोटिस का जवाब नहीं आता, उसके बाद ईडी दबिश करती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद कांग्रेस को लगातार आईटी की तरफ से दबाव बनाया जाता है, नोटिस भेजा जाता है। ये आरोप कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता लगाते जा रहे हैं, और इसको लेकर लगातार विपक्ष के तमाम नेता अलग अलग तरीके से आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। अब इसका ये है कि देखिए अब आने वाले रविवार को मतलब परसों एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं तमाम विपक्ष के नेता, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव आने की बात कही जा रही है।
उसमें राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच सकते हैं, उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। तो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो एकजुट एक मंच पे इसी वजह से आएंगे कि जिस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कांग्रेस एक इकलौती बड़ी विपक्ष पार्टी है उसको भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगातार कांग्रेस तरफ से लगाया जा रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही गई है नितिशा की जिस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही समस्या खड़ा करता है आने वाले समय में चुनाव को लेकर। और लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप जो है अकेली कांग्रेस नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी पार्टी हो, तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती है और टीएमसी तो पहले से ही कहती नजर आ रही है। लेकिन अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन और साथ ही कांग्रेस काफी मुश्किलों में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस की जहां एक तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। बात करेंगे चौथी अहम खबर की। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च करते हुए कहा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं, आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। ये दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी जनता के सामने आकर संदेश दे रही हैं। ऐसे सवाल ये वहीं दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन तक पहुंचकर आपकी लोकसभा चुनाव रणनीति के बारे में जानना चाहता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आयुषी सीधा जुड़ी हुई है हमारे साथ। आयुषी, आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं लगातार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सीएम केजरीवाल के जेल से भेजे गए निर्देशों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो या फिर सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनका आकर पीसी करना हो, और अब केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान जो ये लॉन्च किया गया है इसकी भी अगर बात करें तो ये सभी तरीके हैं जनता से कनेक्ट करने के। इस अभियान के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से ये अभियान चल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी ने आकर इस बारे में कोई बातचीत और भी की है? सुनीता केजरीवाल की पीसी के अलावा कोई माफ कीजिएगा पीसी नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात अपनी कही थी, एक वीडियो उनका सामने आया। क्या इसके अलावा कोई और नेता इस बारे में बात कर रहा है? किस तरह से ये अभियान आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल नितिशा जी, मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक ऑफ द कैमरा इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी तमाम पत्रकारों के साथ, जहां पे इस कैंपेन का एक बार फिर से जिक्र किया गया। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे और इस कैंपेन के बारे में जो जानकारी दी गई है वो ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अभी ईडी रिमांड में रखा गया है, इससे दिल्ली की जनता नाखुश है। और जो सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी पत्नी है वो वक्त वक्त पर जिस तरीके से आ रही है मीडिया के सामने और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो बात है वो रख रही है अपनी जुबान से, तो कहीं ना कहीं इससे जनता कितना कनेक्ट करती है इसको कहीं ना कहीं देखने के लिए एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद करके ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो शाम पे अभी हमें डेटा दिखाया गया उसके तहत 12 बजे ये कैंपेन लॉन्च हुआ है और शाम के 4 बजे तक में कई ऐसे मैसेजेस हैं जो पूरी दिल्ली से उस व्हाट्सएप पे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ जनता का विश्वास और जनता से जुड़े रहने के लिए किया गया है, ताकि ये पता चले, ताकि पार्टी को भी ये पता रहे कि आखिर जनता कितना कनेक्ट कर पा रही है इस चीज से। क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी को दिखाया जा रहा है कि गैर कानूनी है और पॉलिटिकल प्रेशर में आके मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में क्या जनता इस चीज को इसी तरीके से समझ रही है या जो भ्रष्टाचार के आरोप है उस नजरिए से देख रही है? तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन लॉन्च किया था और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मात्र 4 घंटों में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही नितिशा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, इस बैठक में और भी कई अहम पहलुओं पे बात हुई है।
बैठक अभी जस्ट खत्म हुई है लाइव शुरू होने से ठीक पहले, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि 31 मार्च को जो इंडिया अलायंस की तरफ से महारैली के आयोजन का ऐलान किया गया था, हाँ। उस महारैली के आयोजन को लेकर पहला सवाल यही था कि क्या उन्हें रामलीला में इस रैली के लिए प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, क्या उनको परमिशन मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक आम आदमी पार्टी ने जहां जहां प्रोटेस्ट किया है वहां 144 धारा लागू कर दी गई है, पुलिस डिटेन करके ले गई है, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, ऐसा दावा है आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में क्या इन परिस्थितियों में ये महारैली संभव है? तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर परमिशन ग्रांट कर दिया गया है। 20,000 तक की संख्या मतलब जनसंख्या जो है वहां पे आ सकती है और साफ तौर पे 31 मार्च को इंडिया अलायंस के वो तमाम बड़े चेहरे हाँ। वो इस रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, माना ये जा रहा था कि रामलीला मैदान में जो ये प्रोटेस्ट होने वाला है ये न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिहाज से बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बल्कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए, खास तौर पर उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए प्रोटेस्ट बुलाया जा रहा है। बिल्कुल नितीशा, जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा है, आपको बता दें कि जो स्लोगन होगा इस प्रोटेस्ट का वो ये है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो इस पूरे प्रोटेस्ट का जो थीम है वो ये डिसाइड किया गया है, लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही हटाओ। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी इस पूरे रैली को ऑर्गेनाइज कर रही है, इंडिया अलायंस के तमाम चेहरों को इनवाइट किया गया है, वो सब वहां मौजूद होंगे। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया अलायंस एक मंच पर आवाज बुलंद करेगी कि किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी तरफ और कई उदाहरण जनता के सामने पेश करेगी कि जिस तरीके से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अनेक राज्यों में, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। तो जो दिल्ली में हुआ है ये और राज्यों में हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 31 तारीख को रामलीला मैदान से हल्ला बोल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुषी इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल आज की 4 बड़ी खबरें ये थी जिनके बारे में हमने कोशिश की कि हर पक्ष, हर पहलू आप तक पहुंचाए, पूरी डेप्थ के साथ इन खबरों को आपको समझाएं। बहरहाल फिलहाल मुझे दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें TV 27 न्यूज़ के साथ।